one and all. Today I am here with the 8th class SST. Today we are going to discuss about lesson number 20, that is India's policy of that is foreign policy of India and its relation with the neighboring countries. So let's start. देखिए लेसन 20 या चैप्टर 20 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अभी हमने लेसन नंबर 16 कंप्लीट किया, उसके बाद में जो ये लेसन नंबर 20 है ये सिविक्स का है। लेसन नंबर या चैप्टर नंबर 17, 18 और 19 अभी हमने नहीं किए हैं क्योंकि वो हिस्ट्री पार्ट है और हिस्ट्री पार्ट हम लास्ट में करेंगे। पहले हम सिविक पार्ट और ज्योग्राफी पार्ट ले रहे हैं। आपकी 8th क्लास की जो बुक है उसमें 3 पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। तो अभी हम सबसे पहले सिविक्स पार्ट और ज्योग्राफी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री पार्ट को अभी हमने कुछ समय के लिए लेफ्ट किया है क्योंकि जो उसके लेसन्स वगैरह हैं वो काफी लेंथी हैं, तो वो हम एट लास्ट डिस्कस करेंगे। तो आपका इसीलिए हमने लेसन नंबर 17, 18 और 19 लेफ्ट किया है। अब आपका लेसन नंबर 20 शुरू हो रहा है। सिविक्स का लेसन है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्री। देखिए फॉरेन पॉलिसीज की यदि हम बात करें तो ज्योग्राफिकली हम भले एक दूसरे देश से दूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज वर्ल्ड जो कि ग्लोबल हो चुका है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, तो इसीलिए जो एक कंट्री के अंदर कुछ चीजें होती है, कुछ हैपनिंग होती है, तो उसका असर दूसरी कंट्री के ऊपर भी पड़ता है। तो देखिए फॉरेन पॉलिसी जो होती है, फॉरेन पॉलिसी इज द क्रक्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस। फॉरेन पॉलिसी का मतलब कि हमारे फॉरेन रिलेशन कैसे होना चाहिए दूसरे देशों के साथ, तो इसको हम कहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी। देखिए दुनिया के अंदर आज हर कोई देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी मींस हमारी ऐसी फॉरेन पॉलिसीज होना चाहिए दूसरे देशों के साथ ताकि हमारा डेवलपमेंट हो। ओके, हमारे कैसे रिलेशन होना चाहिए दूसरे देशों के साथ में। ओके, तो फॉरेन पॉलिसी से ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल, देखिए फॉरेन पॉलिसी ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल है, कुछ ग्रुप ऑफ सिद्धांत है व्हिच इज अडॉप्टेड बाय नेशन। जो एक नेशन अडॉप्ट करता है उसी की नेशनल इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट के अंदर मींस अपना इंटरेस्ट हासिल करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करता है एक नेशन, उसको कहते हैं उसकी फॉरेन पॉलिसीज। ओके, द डिसीजन टू एस्टैब्लिश स्टेबल रिलेशन विद द अदर नेशन। देखिए ये जो हम डिसीजन लेते हैं ये स्टेबल रिलेशन के लिए लेते हैं अदर नेशन के साथ। ओके, तो इसको हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन। थर्ड, फॉरेन पॉलिसी इज अ परमानेंट पॉलिसी बेस्ड ऑन नेशनल वैल्यूज। तो फॉरेन पॉलिसी कुछ परमानेंट पॉलिसीज होती है जो कि कुछ नेशनल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होती है। अब आवर फॉरेन पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी, पहले हमने डेफिनेशन देखी फॉरेन पॉलिसीज की, ये फॉरेन पॉलिसीज क्या होती है। अब हम देख लें हमारी फॉरेन पॉलिसी मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। ओके, देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज का जो पूरी दुनिया है वर्ल्ड के ऊपर एक ग्रेट इम्पैक्ट रहा है। क्यों, हम देखते हैं द कल्चरल पास्ट ऑफ इंडिया हैज बीन एक्सट्रीमली ग्लोरियस। India has been constantly making effort to build ethical relation not only with the neighbor country but also with the far nation। ठीक है, थोड़ा सा हम पीछे की ओर जाते हैं। हमारा जो इंडिया का पास्ट है मतलब जो प्राचीन भारत है वो बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस रहा है। उस जमाने से ही हमारे भारत के संबंध न सिर्फ इसके पड़ोसी देश बल्कि दूर दराज के देशों से भी काफी अच्छे रहे हैं। ओके, द रूट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आर इन द ओरिजिन ऑफ डेवलप्ड सिविलाइजेशन सिंस सेंचुरीज which include ancient medieval thoughts and British policies, national movement, Indian National Congress, and impact of Gandhian philosophy. All these have been contributing factor. देखिए यदि हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की बात करें तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज के बहुत सारे बैकग्राउंड हैं। सबसे पहला तो उसका बैकग्राउंड है हमारा जो प्राचीन कल्चर, प्राचीन भारत था वो, फिर हमारा मिडिवल इंडिया, फिर ब्रिटिश पॉलिसी, फिर उसके बाद नेशनलिस्ट मूवमेंट आई हमारी यहाँ बहुत सारी, और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी, इम्पैक्ट ऑफ गांधीयन फिलोसफी, इन सब का असर हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज के। अब नाउ मेन एम ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी की मेन एम क्या है, मतलब इंडिया फॉरेन पॉलिसी के मेन एम क्या है। पहला, टू मेक इंडिया पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर भारत को एक पावरफुल फोर्स बनाना। दूसरा, टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए दूसरी कंट्रीज से फाइनेंशियल सपोर्ट लेना मतलब आर्थिक मदद लेना। अगला, टू अपोज कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म, कॉलोनिज्म को अपोज करना। कॉलोनिज्म को मतलब कि जो दुनिया के बड़े देश हैं
वो दूसरे छोटे देशों के ऊपर कॉलोनिज्म कर रहे हैं या उनको गुलाम बना रहे हैं, जैसे हम पहले ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं, तो नेचुरली हम इसको अपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉलोनिज्म के अंदर कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। और इसके अलावा इंपीरियलिज्म को भी रोकना, उसको भी अपोज करना, ये हमारी फॉरेन पॉलिसीज का हिस्सा है। आगे टू सपोर्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन नेशन, इसके अलावा एशिया और अफ्रीका के जो अभी नेशन से जो फ्री नहीं हुए हैं, आजाद नहीं हुए हैं, उनके लिए क्या करना, उनके लिए फ्रीडम मूवमेंट वगैरह चलाना, जो फ्रीडम मूवमेंट चल रही है उसको सपोर्ट करना। टू मेंटेन क्लोज रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जो कॉमनवेल्थ कंट्री है उनसे क्लोज रिलेशन बनाना। टू बिल्ड नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस डेवलप करना। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन जो भारत में नहीं रह रहे हैं, दूसरे देशों में रह रहे हैं, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। टू ब्रिंग एशियन और अफ्रीकन नेशन टुगेदर फॉर प्रोटेक्टिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक एंड पब्लिक इंटरेस्ट, एशियन और अफ्रीकन जो नेशन से उनको पास लेके आना। ओके, क्यों? क्योंकि उनका जो म्यूचुअल इकोनॉमिक और पब्लिक इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। टू बैक एंड सपोर्ट यूएन, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का सपोर्ट करना। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन बना है युद्ध की संभावनाओं को रोकने के लिए, तो उसका क्या करना, सपोर्ट करना। आगे हम देखते हैं डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी के कुछ डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो हम देख रहे हैं। फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल फैक्टर, India's geographical areas and its huge sea and mountain borders in Asia has played a major role in shaping India's foreign policy. India's trade and security depend on this factor. देखिए, हमारी अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इसका कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। यदि मैं ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात करूं तो हमारा जो सी रूट है या इसके अलावा हमारी जो माउंटेनियस बॉर्डर वगैरह है एशिया के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसीज को शेप करने के अंदर एक मेजर रोल प्ले करता है। ओके, आगे हम बात करते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। द वर्ल्ड वाज स्प्लिट इनटू द टू पावर कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म, द एनिमोसिटी बिटवीन द टू रिजल्ट इन द कोल्ड वॉर, alienating itself from there, India maintained its position in non-alignment nation and helped in the reduction tension between two lobbies. देखिए, दुनिया के अंदर पहले दो ग्रुप्स थे, दो बड़ी कंट्रीज थी, एक तो सोवियत यूनियन और दूसरी थी अमेरिका। तो दुनिया के ज्यादातर जो देश थे, कुछ देश अमेरिकन ग्रुप की तरफ थे, कुछ देश जो थे वो सोवियत यूनियन ग्रुप की तरफ थे। लेकिन भारत ने क्या कहा, भारत ने एक नॉन अलाइनमेंट ग्रुप बनाया अपना, कि ना हम अमेरिकन ग्रुप के साथ हैं, ना हम रशियन ग्रुप मींस सोवियत यूनियन ग्रुप के साथ हैं। ओके, तो इससे भारत ने ये साबित कर दिया कि भारत शांति का प्रतीक है, भारत शांति को चाहता है। दुनिया के अंदर जो दो लॉबीज बन रही है, वो भारत दोनों में से किसी की तरफ नहीं है, बल्कि भारत शांति की तरफ है, भारत नॉन अलाइनमेंट की तरफ है। ओके, तो ये भारत का काफी सराहनीय मूवमेंट रही है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। पीस ऑक्यूपाइज अ प्लेस ऑफ utmost importance in the India's foreign policy. India has its own history of ancient culture. To date, India has never tried to force its supremacy on any nation, and its tradition is perceptible in the today's foreign policy. देखिए, यदि हम भारत की बात करें तो भारत का इतिहास रहा है, भारत ने पहले किसी देश के ऊपर चढ़ाई नहीं की है। हाँ, अगर भारत के ऊपर पहले कोई आक्रमण करता है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन हमने किसी देश को के ऊपर आक्रमण करने की हमारी पॉलिसी नहीं रही है। तो इसका असर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज में भी देखने को मिलता है। ये हमारा हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है। आगे हम बात करेंगे नेशनल इंटरेस्ट की। पंडित जवाहरलाल नेहरू has said in his constitutional assembly that the base of any country's foreign policy lies in the protection of its national interests and the role of our foreign policy lies in its facts. देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार नेशनल असेंबली में या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज जो है तो उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हमारा नेशनल इंटरेस्ट। तो देखिए, हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है, उसका मुख्य उद्देश्य नेशनल इंटरेस्ट, मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसीज से हमारे देश को कितना फायदा होगा, या हमारे देश का सोशल, इकोनॉमिक और बाकी के जो इंटरेस्ट है वो इससे बहाल होंगे या नहीं होंगे, मतलब कुल मिला के नेशनल इंटरेस्ट में होगा या नहीं होगा। तो इसका असर भी हमारी फॉरेन पॉलिसीज पे है। ओके, आगे हम देखते हैं मेन प्रिंसिपल ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसीज। यदि हम मेन प्रिंसिपल्स की बात करें
फॉरेन पॉलिसीज की, तो वो क्या क्या है वो हम देख रहे हैं। देखिए 8 मेन प्रिंसिपल है हमारी फॉरेन पॉलिसीज के, तो इसमें से 4 मैं अभी आपको बताऊंगा, बाकी के 4 कल देखेंगे। पहला है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। India's policy of non-alignment simply means India will think and act independently। देखिए सबसे पहला है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो मेन प्रिंसिपल है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब इंडिया जो थिंक करेगा वो इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली थिंक करेगा। मतलब दुनिया के अंदर जो 2 ग्रुप हैं, 2 पावरफुल कंट्रीज हैं, उन ग्रुप में से किसी भी ग्रुप के अंदर इंडिया शामिल नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली थिंक करेगा और उसी तरीके से एक्ट करेगा। ओके, आगे हम देखते हैं अपोजिशन ऑफ कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म। जो भारत है वो कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ है। मतलब दुनिया के जो बड़े देश हैं वो छोटे देश को गुलाम बना लेते हैं, कॉलोनिज्म जिसे कहते हैं। जैसे इंडिया खुद गुलाम रहा है ब्रिटिश कॉलोनिज्म का, तो इंडिया इसे नेचुरली अपोज करता है। ओके, और इसके अलावा भारत अपनी समय समय पर वॉइस उठाता रहा है इंपीरियलिज्म के खिलाफ भी। ओके, देखिए जैसे कि जो इंडोनेशिया है, लीबिया है या नमीबिया है, ये कंट्रीज इंपीरियलिज्म से सफरिंग कर रहे हैं। देखिए इंपीरियलिज्म क्या है, दुनिया के जो बड़े देश हैं वो कुछ छोटे मोटे देश के अंदर जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो उनके हाथ में रिसोर्सेज आ जाएं, तो उसके लिए वो कुछ भी उन पे इल्जाम लगा के चढ़ाई कर देते हैं छोटे देशों के ऊपर, तो इसको इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो ये इंपीरियलिज्म के भी खिलाफ है इंडिया। आगे हम देखते हैं अगेंस्ट अपार्थीज्म। देखिए अपार्थीज्म का मतलब होता है कि जो ब्लैक लोग हैं उनको जो है घृणा की निगाह से देखा जाए, उनको नीचा समझा जाए, और जो व्हाइट लोग हैं उनको ऊंचा समझा जाए। तो कहीं ना कहीं जो ये रंग भेद है इसके भी जो है इंडिया खिलाफ है। ओके, कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई रंग की बिना पे ऊंचा नहीं हो सकता या कोई रंग की बिना पे नीचा नहीं हो सकता, बल्कि जिसके पास में ज्यादा ह्यूमन वैल्यूज है वो ऊंचा हो सकता है। ओके, इंडिया अपार्थीज्म के भी खिलाफ है। इंडिया आल्सो अपोज जर्मनी नाजी पॉलिसी। इसके अलावा इंडिया जर्मनी की नाजी पॉलिसी की भी खिलाफ रही है। थर्स कंप्लीट एंड ऑफ रैशनलिज्म इन द इंटरनेशनल कम्युनिटीज इज द प्राइम प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो देखिए एंड ऑफ रैशनलिज्म, ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज में इंडिया बहुत सारी बातें उठाता रहा है कि एंड ऑफ रैशनलिज्म होना चाहिए। तो ये हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक मुख्य हिस्सा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर पंचशील। The idea of Panchashil came up on the Tibet issue when India and China signed a treaty on May 29, 1954। देखिए पंचशील का आइडिया आया तिब्बत के इशू के ऊपर, जब इंडिया ने चाइना के साथ में साइन किया इस ट्रीटी को। कब साइन किया? May 29, 1954 में। The word Panchashil is derived from संस्कृत word पंच and शील। देखिए जो पंचशील ये संस्कृत के वर्ड से आया है। पंच का मतलब होता है 5 और शील का मतलब होता है रूल ऑफ कंडक्ट एंड 5 प्रिंसिपल, है ना। रूल ऑफ कंडक्ट या 5 प्रिंसिपल इसका मतलब होता है। देखिए पंचशील के अंदर पंचशील के जो 5 प्रिंसिपल है वो क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ईच अदर्स टेरिटरी, इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी। मतलब इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे की जो तो एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, एक दूसरे की जो टेरिटोरियल या इंटीग्रिटी या जो सोवेरेनिटी है उसके ऊपर एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे। फिर नॉन एग्रेशन, दोनों में एग्रेशन की भावना नहीं रहेगी। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, तो एक दूसरे के जो इंटरनल अफेयर्स है, कंट्री के अंदर के मामले हैं, उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ओके, एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट की तरफ ध्यान देंगे और इक्वालिटी की तरफ ध्यान देंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और एक दूसरे का जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो इस तरीके के मधुर संबंध बनाएंगे। ओके, तो ये पंचशील के कुछ सिद्धांत थे, ये हो चुके हैं। अब देखिए बाकी का जो इसके 4 सिद्धांत हैं, मींस मेन प्रिंसिपल्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसीज की जो 4 पॉइंट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 5, 6, 7, 8 अभी बाकी है, वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।